हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं गीता कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल ब्रह्मनगर का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले वर्ग निकालना, फिर उसके बाद वर्गमूल निकालना, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग जान चुके हैं कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कंप्लीट स्क्वायर बोला जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, इसको इंग्लिश में कंप्लीट स्क्वायर बोला जाता है। कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ठीक, ऐसा नंबर जो क्या हो, कंप्लीट स्क्वायर हो। अब ये होते क्या हैं ये हम देख लेते हैं। तो कोई नई बात नहीं है बच्चों, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है, के वर्गों को यानी कि स्क्वायर्स को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इन्हीं संख्याओं को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स माने गिनती। आप लोग जानते हैं कि हमको अगर कोई चीज़ काउंट करनी होती है, गिननी होती है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। अब जैसे हम ये कहें कि यहाँ बोर्ड पर कितने शब्द लिखे हुए हैं, तो हम लोग कहाँ से गिनेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। कभी भी हम लोग 1 के पहले, मतलब सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1। जो काउंटिंग नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है वो है 1। 1 से कम हम कोई चीज़ नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स हो गए बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। एन मीन्स नेचुरल नंबर्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमको जैसे कोई संख्या दी हुई है, वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसकी हम जांच करते हैं। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आएगा। आपको एक संख्या दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि दिखाइए कि कोई संख्या यहाँ पे दे दी जाएगी, जैसे कि हम मान लेते हैं लिखा है 1225। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब हम लोग कैसे दिखाएंगे ये देखते हैं। तो ये दिखाने के लिए हमको कोई नया काम नहीं करना है, हमको सिंपली संख्या जो हमको दे रखी है इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है।
और अगर इसका स्क्वायर रूट इन नेचुरल नंबर्स में ने इन प्राकृतिक संख्याओं में से कोई एक संख्या आती है तो ये जो संख्या हमारी है 1225 ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1225 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा 1225 का वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर 1225। अब ये वर्गमूल निकालने का तरीका तो हम लोग जान ही चुके हैं। दो विधियां हैं, दोनों में से कोई एक विधि लगा करके इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करके इसका वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ से पेयर बन गए, फिर स्क्वायर का टेबल, तो ये जाएगा 3 3 9 टाइम्स। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3 और उतारेंगे हम 25। ये 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 6। अब कितनी बार जाएगा तो देखते हैं, तो ये 5 टाइम्स जाएगा बच्चों। तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 5 25, कैरी आए 2 और 5 6 30 और प्लस 2 32। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से 1225 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया, 35 आया। तो 35 इज़ अ काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। तो इस वजह से ये जो 1225 है ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसी के आगे, जो कि एक काउंटिंग नंबर है या प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए 1225 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को किसी भी संख्या को ये बताना हो कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। और अगर स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या आती है, तो फिर उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर और देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा है जांच कीजिए कि 1000 पूर्ण वर्ग है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 के जो स्क्वायर रूट है 1000 का वो फाइंड आउट करेंगे। अगर 1000 का स्क्वायर रूट हमारा प्राकृतिक संख्याओं में से एक आता है तो ये 1000 क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं तो 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखते हैं 1000 का वर्गमूल। तो हम लोग इसको करने के लिए वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ये नंबर लिख गया, ये जोड़े बन गए, पहले 3 से 3 बार 9 आ जाएगा बच्चों, एक यहाँ बच जाएगा, अगला पेयर डबल 0, 3 यहाँ जुड़ गया, आ गया 6। तो अब कितनी बार जाएगा, अब ये एक बार ही जाएगा, तो एक यहाँ लिख गया, एक यहाँ लिख गया, यहाँ पे आ गया 61। जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ से इसको एक बोरो दिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से इसको एक बोरो दिया, यहाँ 10 हो गया,
10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3 बचा, ये 39 बच गया। अब ये फिर मतलब अगर आगे हम करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा। तो इस तरीके से 1000 का जो स्क्वायर रूट है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चूँकि 1000 का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1000 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने बच्चों देखा कि कब कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और कब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बात करते हैं कि ये जो हमारे वर्ग होते हैं स्क्वायर्स, इनके कुछ गुण होते हैं, तो उन गुणों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इन तथ्यों को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बार जो हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में किया था 1 से लेकर के और 30 तक की संख्याओं के वर्ग, वो हम देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग उनसे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो अब हम लोग इनको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो हमारी सम संख्याएं हैं, माने कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, इनका जो स्क्वायर निकल के आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, एक सम संख्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर जैसे यहाँ 4 निकला है, 4 का 16 निकला है, 6 का 36 निकला है, 8 का 64 निकला है। तो सम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, हमेशा एक सम संख्या होती है। इसी तरीके से जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं माने कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो जो विषम संख्याएं हैं उनका वर्ग भी क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, 1 का स्क्वायर एक विषम संख्या है, 7 का स्क्वायर जो है 49 भी विषम संख्या है। तो इस तरीके से जो हमने पहला रिजल्ट निकाला इनको देख करके कि क्या कि सम संख्या का वर्ग, सम संख्याओं का वर्ग सम तथा विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगी। विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगी। अब हम लोग दूसरे नंबर के नियम पे आते हैं। तो दूसरे नंबर का नियम क्या है देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों, जो यहाँ पे इकाई का अंक मिल रहा है, इकाई के अंक में हमको 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, फिर यहाँ पे 6, 9, 4, 1, 0। ठीक है, तो इकाई के स्थान पे क्या 1, 4,
9, 6, 5 और 0। ठीक है, ये जो हमारे वर्ग निकल के आए हैं, इनमें इकाई के अंक पे हमको 1, 4, 9, 6, 5 या 0, इनको इनके ऑर्डर में लिख लेते हैं। ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या कि हम लोग पहले देखते हैं कि 0, फिर 1, 2 नहीं मिला हमको, 3 नहीं मिला हमको, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 नहीं मिला, 8 नहीं मिला और 9 मिला। तो अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर ये संख्याएं हैं, इनमें से कोई एक, यानी कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई एक संख्या है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अगर इसके अतिरिक्त कोई संख्या आती है, जैसे कि हमारा 2 आ जाए, हमारा यहाँ पे 3 आ जाए, हमारा यहाँ पे 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, अगर इनमें से कोई एक संख्या इकाई के स्थान पे रहेगी, तो जो भी संख्या हमको दी हुई है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। हमने यहाँ पे देखा कि इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9। अगर इनमें से कोई संख्या आएगी, यानी कि 2, 3, 7 या 8 में से कोई संख्या आएगी, तो जो भी संख्या हमको दी हुई है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। यदि इकाई के स्थान पर किसी संख्या में क्या 2, 3, 7 और 8 में से कोई संख्या आती है, कोई संख्या आती है, तो दी गई संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ क्या है। जैसे कि हमको कोई संख्या दे दी गई, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया 2, 3, 5, 7, 9, 1 और आखिरी में लिखा है 8। हमसे कहा गया कि बताइए कि दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि चूंकि दी हुई संख्या के इकाई के स्थान पर 8 आया है और ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 में से कोई संख्या होती है, वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये जो संख्या हमको यहाँ पे दे रखी है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब तीसरे नियम पे हम लोग आते हैं। हम लोग इकाई के अंकों की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ और यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, क्या कि जब यहाँ पे संख्या में इकाई का अंक 1 है, तो फिर यहाँ का इसका जो वर्ग निकला है, वर्ग में भी क्या है, इकाई का अंक 1 आया है। यहाँ पे देखते हैं 11 में भी इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ पे भी वर्ग में क्या आया है, इकाई का अंक 1। 21 में भी सेम कंडीशन है। और हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 9, इकाई का अंक 9 है, तो भी जो वर्ग है, वर्ग में इकाई का अंक क्या है, 1 आया है, 1 आया है। और यहाँ पे हम लोग अगर 29 का वर्ग लिखेंगे तो भी जो है ये होगा 841, इकाई का अंक 1 ही आएगा। यानी कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 है, तो उसका वर्ग हमेशा किस पे खत्म होगा, 1 पर। उसका वर्ग सदैव 1 पर खत्म होगा, 1 पर
खत्म होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, 2, इधर 2, तो इसका वर्ग खत्म हो रहा है 4 पर। इकाई का अंक 2 है तो वर्ग कहाँ खत्म हो रहा है? 4 पर। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, अगर इकाई का अंक 8 है, ये वाला 8, तो भी वर्ग कहाँ खत्म हो रहा है? 4 पर। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष निकला, इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिए 4 वाला, कि अगर इकाई का अंक 2 या फिर 8 होगा तो वर्ग कहाँ पर खत्म होगा? वर्ग सदैव 4 पर खत्म होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इधर से 3 और नीचे से 7, ऊपर से 3 और नीचे से 7, यहाँ 3 वाली संख्या, यहाँ 7 वाली संख्या देखें तो इसका जो वर्ग है 9 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर इकाई का अंक 3 या 7 रहेगा, इकाई का अंक 3 या 7 रहेगा तो वर्ग कहाँ खत्म होगा? वर्ग सदैव 9 पर खत्म होगा, 9 पर खत्म होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 4 पे। देखिए इसमें जो सीक्वेंस चल रहा है, 1 नंबर ऊपर का हमने नीचे 10 छोड़ दिया है, यहाँ से 9 से 1 और 9 एक साथ है, 2 और 8 एक साथ है, 3 और 7 एक साथ है, अब 4 और 6 एक साथ है। यानी कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 6 में से एक है तो ये क्या है? इसका वर्ग हमेशा 6 पर खत्म होगा। ठीक है, और अगर 5 है या फिर 0 है तो वर्ग क्रमशः 5 या 0 पर खत्म होगा। यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्ग में भी इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। और कोई ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 है तो उसके वर्ग में भी इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे वैसे तो 4 रूल हो गए हैं, वैसे 4 नहीं हुए हैं, इसको हटा देते हैं, 3 हो गए हैं। अब आ जाते हैं नियम नंबर 4 पे। नियम नंबर 4 क्या है? नियम नंबर 4 ये है कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 होता है, ये या फिर और कोई, तो इनसे जो वर्ग बनता है यानी कि 100 या फिर 400, तो इसमें जो 0 लगे हुए हैं इनकी संख्या हमेशा क्या रहती है? सम। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है उसमें सम संख्याओं में 0 आएंगे। यानी कि या तो 2 0 आ सकते हैं, या 4 आ सकते हैं, या 6 आ सकते हैं, या 8 आ सकते हैं, या 10 आ सकते हैं, या इसी प्रकार से आगे सम संख्याओं के रूप में जीरोज आ सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिनमें जीरोज की संख्या विषम है, यानी कि मान लीजिए 3 0 लगे हैं, या 2 0 या 5 0 लगे हैं, या जो है 7 0 लगे हैं, तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। कब पूर्ण वर्ग होंगी? पूर्ण वर्ग तभी होंगी जब उसमें जीरोज की संख्या क्या होगी? सम होगी। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, यानी कि जीरोज की संख्या क्या हो? विषम हो, वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है,
तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो आखिरी में 0 लगे हैं वो सम संख्या के रूप में लगे होने चाहिए, यानी कि 2, 4, 6 या 8 या 10 इसी प्रकार से ज़ीरोज़ लगे होने चाहिए, तभी वो पूर्ण संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब एक रूल और बचता है इसका कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी कि जैसे कि 1 4 हो गया या फिर 4 9 हो गया या फिर 9 16 हो गया, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इन संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे कि हम लोग देखें कि 7 का स्क्वायर क्या है 49 और 8 का स्क्वायर क्या है 64, तो इनके बीच का जो अंतर होगा 49 और 64 के बीच, वो इस 7 और इस 8 के योगफल के बराबर होगा। यानी कि हम लोग देखें कि 7 और 8 का योगफल कितना आएगा 15, और इनके बीच डिफरेंस कितने का है 15 का। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या है। अब जैसे बाई चांस मान लीजिए कि हम लोग जो है 29 का स्क्वायर भूल गए, 29 का स्क्वायर हमको नहीं याद है, तो हम लोग 29 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो आपको यही पता है 29 इंटू 29 कर देंगे तो निकल आएगा, लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको कुछ अलग करना है। तो अलग में क्या कर सकते हैं, हम लोग 30 का स्क्वायर नॉर्मली निकाल सकते हैं। 30 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करें, 3 का स्क्वायर लिखें 9 और उसके आगे 2 ज़ीरोज़ लगा दें। आप लोग जानते हैं कि प्रोसेस क्या हुई भाई, 30 इंटू 30 हमको करना था तो हमने 3 3 का गुणा कर दिया और ये 0 और ये 0 यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया। अब ये संख्या आ गई 900। हमको स्क्वायर निकालना किसका था 29 का, तो 29 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग अब जानते हैं कि भाई दो क्रमागत पूर्ण वर्गों का अंतर कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं के योग के बराबर अंतर होता है। तो इसमें से हम लोग ये 30 और इसके पहले वाली संख्या 29, इसको जोड़ करके अगर घटा दें तो हम लोगों को 29 का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि 9 और 5, अगर हम 900 में से 59 घटाएंगे तो हम लोग 29 का स्क्वायर जान जाएंगे। यानी कि 29 का स्क्वायर कितना होगा 900, और 900 में से हमको घटाना कितना है 59, जो कि आएगा 841। इस तरीके से हम लोग 28 का भी निकाल सकते हैं। 28 का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इस 841 में से 29 और 28 इसको जोड़ के घटा देना है। ठीक है, क्या करेंगे, इस 841 में से घटा देंगे क्या 29 और 28 को जोड़ करके, तो 841 और ये 29 और 28 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57। तो इस तरीके से 28 का जो स्क्वायर होगा, 11 में से 7 गए 4 बचे, यहाँ पे 13 में से 5 गए 8 बचे और यहाँ पे बचा 7, तो 784 जो होगा वो 29 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से हम लोग एक और दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमको 54 का स्क्वायर निकालना है, 54 का स्क्वायर, तो 54 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करें, हमको 55 का स्क्वायर पता है। 55 का स्क्वायर कितना होगा 30 25। ठीक, और हमको निकालना किसका है 54 का स्क्वायर, ये है 55 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में से घटा देंगे कितना, इस 55 को और 54 को जोड़ के, यानी कि 55 और 54 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 109, और 109 को हम लोग इसमें से घटा देंगे तो जो संख्या हमको मिलेगी वो 54 का स्क्वायर होगी। तो 15 में से 9 गया 6 बचा, और यहाँ पर आया 1, 1 में से 0 जाएगा 1, और 30 में से 1 गया बचा 29। तो 2916 जो है वो 54 का स्क्वायर है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका क्या है कि हमको मान लीजिए किसी संख्या का स्क्वायर पता है और हमको उसको आगे वाली संख्या का मतलब उसके आगे वाली संख्या का स्क्वायर निकालना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको
40 का स्क्वायर पता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और हमको निकालना है 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले का निकालना था तो हम लोग घटा रहे थे, और बाद का निकालना है तो हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे, 41 का स्क्वायर निकालने के लिए 1600 में हम लोग जोड़ेंगे क्या, ये वाला 40 और ये वाला 41, 40 और 41 हो गया 81, और जब 81 को 1600 में जोड़ेंगे तो आएगा 1681, और यही क्या है 41 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस रूल का यूज़ करके कोई भी संख्या का स्क्वायर हमको पता है तो उसके आगे और पीछे वाली संख्याओं के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आगे जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग अभी इस चैप्टर में एक टॉपिक है त्रिकोणीय संख्याएं, जिनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, वो पढ़ेंगे। और हम लोग जो है वर्ग तथा वर्गमूल निकालने की कुछ जो है शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अगली वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके।